नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं कारक, और अभी तक हम यहाँ पर 4 कारक पढ़ चुके हैं। यानी कि लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा था वो था संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक की विभक्ति जो है वो हमने बताई थी को या के लिए, और इसमें हमने बताया कि जिसे कुछ दिया जाए या जिससे कुछ कार्य किया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम जो है के का वह संज्ञा या सर्वनाम का संप्रदान कारक कहलाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने लिखे हैं। विमल पिताजी के लिए फल लाया। तो यहाँ पर जो विमल है उसने क्या किया, वो पिताजी के लिए फल लाया, यानी कि उसने पिताजी के लिए कुछ काम किया और पिताजी को कुछ दिया। जैसे आयुष, पिताजी आयुष के लिए पुस्तक लाए। पिताजी आयुष के लिए पुस्तक लाए। तो इसमें पिताजी ने क्या किया, आयुष के लिए कुछ काम किया। पिताजी आयुष के लिए पुस्तक लाए। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा था एक एग्जाम्पल, पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी। पिताजी ने अंजलि को मिठाई दी। उसके बाद हमने यहाँ पर सबसे मेन चीज जो है संप्रदान कारक की पहचान, कैसे संप्रदान कारक की पहचान की जाती है वो हमने यहाँ पर जाना। जब भी हम पढ़ रहे हैं कोई भी कारक, उसमें हम उसकी पहचान के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो संप्रदान कारक को पहचानने के लिए हम प्रश्न करते हैं, क्रिया में प्रश्न करते हैं किसके लिए और किसको लगाकर। जैसे हमने कहा विमल पिताजी के लिए फल लाया, तो हम यहाँ पर लिखे विमल किसके लिए फल लाया, तो पता चल जाएगा पिताजी के लिए लाया, यानी कि उसने पिताजी के लिए कुछ काम किया। तो इसी तरह से अब हम अपने इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पर लास्ट सेशन में छोड़ा था। तो हम स्टार्ट करते हैं अब अपने अगले कारक को। तो 4 कारक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं और जो हमारा 5वां कारक है वो है अपादान कारक। हमारा जो 5वां कारक है वो है अपादान कारक। और देखिए, जो संप्रदान कारक है उसकी विशेषताएं भी हमने बता दी, उसको कैसे जाना जाता है वो भी हमने यहाँ पर बता दिया। आगे हम कंटिन्यू करते हैं नंबर 5, अपादान कारक। अपादान कारक, तो अपादान कारक जो हमारा यहाँ पर है, अब देखिए अपादान कारक की जो विभक्ति है, सबसे पहले उसकी विभक्ति या उसमें लगने वाला जो परसर्ग है वो आप जान लीजिए, वो है को, वो है से। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है समझने में कि अभी अभी मैम ने हमें बताया कि यहाँ पर जो आपका करण कारक है, जो आपका एक तरह से करण कारक है, उसकी विभक्ति भी से है, और अभी आप कह रहे हैं कि अपादान कारक की विभक्ति भी से है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर कहा कमल पेन से लिखता है। कमल पेन से लिखता है, तो यहाँ पर भी आपकी विभक्ति जो है वो से है, और अपादान कारक में भी विभक्ति से है। लेकिन हमने यहाँ पर करण का अर्थ आप लोगों को बताया है। करण का अर्थ बताया है साधन या माध्यम। करण का क्या अर्थ बताया है, साधन या माध्यम। तो देखिए, जो आपका ये से है ये आपके साधन को बताता है, ये आपके माध्यम को बताता है। लेकिन अपादान कारक में जो आपका परसर्ग है से, वो आपको पृथक्करण को दर्शाता है, पृथक्करण को बताता है। तो चलिए नोट डाउन कीजिए सबसे पहले, उसके बाद एग्जाम्पल से समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता दूरी तुलना आदि का बोध होता है। पृथकता, दूरी, तुलना आदि का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे अपादान कारक कहते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसे अपादान कारक कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। बच्चा साइकिल से गिर गया। बच्चा साइकिल से गिर गया। तो देखिए, दो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है और मैंने कहा कि ये आपके पृथक्करण को दर्शाता है। तो देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो क्या कर रहा है ये? पृथक्करण को दर्शा रहा है। पृथक्करण को दर्शा रहा है। ये पेड़ है और यहां से आपके जो पत्ते हैं वो गिर रहे हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है? ये पृथक्करण को दर्शा रहा है। ये अलग होने को दर्शा रहा है। यहाँ पर पेड़ से जो है पत्तियां जो है गिर रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रही है? पेड़ से अलग हो रही है। पेड़ से क्या हो रही है? अलग हो रही है, पृथक हो रही है। तो इस तरह से इसको हमने अपादान कारक को हमने यहाँ पर क्या कहा कि ये पृथकता को और दूरी को और तुलना आदि का बोध हमें कराता है। ठीक है, बच्चा साइकिल से गिर गया। बच्चा साइकिल से गिर गया। तो साइकिल से गिर गया यानी कि वो साइकिल से दूर हो गया, साइकिल से अलग हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अपादान कारक की जो विभक्ति है से, इसको हम पहचानने के लिए, क्योंकि अब हमने जो आपको करण कारक बताया था, करण कारक में हमने यहाँ पर बताया था कि उसमें आप किससे या किस चीज से, क्योंकि साधन बता रहे हैं तो किससे या किस चीज से आप लिखेंगे, तब जाके आप उसको क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप कहाँ शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कहाँ शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, लिख लीजिए इसको, अपादान कारक को पहचानने के लिए, अपादान कारक को पहचानने के लिए, जब अपादान कारक को पहचानना होता है तो उसके लिए क्रिया के साथ कहाँ से लगाकर, से लगाकर
प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, ये हमने परिभाषा यहाँ पर क्लियर कर ली। अब देखिए कुछ प्रश्न हम यहाँ पर करते हैं और उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको हम पढ़ते हैं। प्रश्न करेंगे, पत्ते कहाँ से, हमने कहा था ना कि कहाँ से लगाकर प्रश्न करेंगे, तो पत्ते कहाँ से गिरते हैं, पत्ते कहाँ से गिरते हैं, बिल्कुल आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। पेड़ से। पत्ते कहाँ से गिरते हैं, पेड़ से। ठीक है, अगला, बच्चा, फिर से प्रश्न करेंगे। ठीक है, फिर से प्रश्न करेंगे, बच्चा कहाँ से गिर पड़ा, बच्चा कहाँ से गिर पड़ा, उत्तर आपका आएगा साइकिल से। तो ये जो है ये दोनों ही आपके अपादान कारक हैं। ठीक है, ये दोनों ही आपके अपादान कारक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर अपादान कारक की पहचान भी कर ली है साथ में। तो देखिए अपादान कारक किसे कहते हैं ये हमने पढ़ लिया, और दूसरा हमने यहाँ पर अपादान कारक की विशेषता यानी कि अपादान कारक की पहचान पढ़ ली। अब देखिए यहाँ पर जो पत्ते हैं उनका पेड़ से अलग होना, जो बच्चा है उसका साइकिल से अलग होना दिखाया गया है, इसीलिए इसको अपादान कारक कहा है। अब देखिए यहाँ पर इसकी एक विशेषता भी होती है। तो क्या विशेषता है, देखिए जो करण कारक है और अपादान कारक है। ठीक है, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे करण कारक और फिर आप लिखेंगे अपादान कारक। ठीक है, ये देखिए एक मैं यहाँ पर आपको दोनों में अंतर बताती हूँ। मैं कलम से लिख रहा हूँ, मैं कलम से लिख रहा हूँ या मैं कलम से लिखता हूँ। वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा। तो चलिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर कौन बताएगा कि कौन सा आपका अपादान कारक है और कौन सा आपका करण कारक है, कौन बताएगा। यहाँ पर केवल 2 एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं, 2 उदाहरण, 2 पंक्तियां हमने यहाँ पर लिखी है और आपने बतानी है कि इसमें से करण कारक कौन सा है और आपका अपादान कारक कौन सा है। तो देखिए कैसे बताएंगे आप कि करण कारक कौन सा है और अपादान कारक कौन सा है। आप सबसे पहले पहचान करेंगे जो करण कारक की विभक्ति है, जो करण कारक की विभक्ति है वो क्या होती है, साधन के रूप में प्रयोग की जाती है।
साधन के रूप में प्रयोग की जाती है, माध्यम के रूप में प्रयोग की जाती है, तो उसको हम पहचानने के लिए किससे लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर 2 वाक्य दिए हैं और आपको कहा गया है कि इन दोनों में से अपादान कारक कौन सा है और करण कारक कौन सा है। तो कैसे आप बताएंगे? आपने प्रश्न करना है, मैं कलम से लिख रहा हूं, मैं कलम से लिख रहा हूं, तो दोनों के लिए आप प्रश्न करेंगे। वह छत से गिर पड़ा, तो दोनों के लिए प्रश्न करेंगे। जैसे मैं किस चीज से लिख रहा हूं या किस चीज से लिखता हूं, मैं किससे लिखता हूं, प्रश्न करेंगे मैं किस चीज से लिख रहा हूं या लिखता हूं, तो उसमें आपको उत्तर प्राप्त होगा कलम से। तो कलम बताएगी कि ये आपको साधन और माध्यम के विषय में बता रहा है। कलम क्या है? साधन और माध्यम है, और इसीलिए ये क्या है? करण कारक है। इसीलिए ये क्या है? करण कारक है। अब इसी तरह से दूसरा, वह छत से गिर पड़ा, वह छत से गिर पड़ा, ठीक है। तो यहां पर हमने कहा कि गिर पड़ा, आप क्रिया को देखिए, गिर पड़ा, तो हमने कहा इसमें ऐसी क्रिया प्रयुक्त होगी जो पृथक्करण को दर्शाएगी, जो दूर होने को दर्शाएगी, जो तुलना करेगी दो चीजों के बीच में। तो यहाँ पर छत से गिर पड़ा यानी कि वो छत से दूर हो गया, छत से नीचे गिर गया। तो इस पर आप प्रश्न करेंगे, वह कहां से गिर पड़ा, वह कहां से गिर पड़ा। तो यहाँ पर जो आपका शब्द है वो आपको अलग होने के बारे में बता रहा है, अलग होना दर्शा रहा है, और ये है आपका अपादान कारक। और ये क्या है? अपादान कारक है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से यहाँ पर हमने अपादान कारक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ते हैं अपना अगला जो टॉपिक है हमारा इसी में, वो है संबंध कारक। नंबर 6 है संबंध कारक। क्या होता है संबंध कारक? किसे कहते हैं संबंध कारक? देखिए, संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों का संबंध पता चलता है, संबंध कारक। नाम को आपने यहाँ पर समझना है नाम को, तो हमने कहा संबंध कारक। संबंध कारक में देखिए, लिख लीजिए पहले, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध, वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है। वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है, उसे संबंध कारक संबंध कारक कहते हैं, उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ कि संबंध कारक किसे कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है। ठीक है, इसीलिए इसको संबंध कारक कहा जाता है। तो अब देखिए, संबंध कारक का
जो परसर्ग है वो क्या था, संबंध कारक का परसर्ग क्या था, क्या था जल्दी बताइए फटाफट। संबंध कारक के लिए विभक्ति चिन्ह क्या प्रयोग किया है हमने, क्योंकि हम कह रहे हैं ये संबंध बता रहा है, तो इसके लिए हमने बताया था का, के, की, का, के, की, रा, रे, री, रा, रे, री, ठीक है, काके की, रा, रे, री। तो देखिए इस तरह से जो संबंध कारक है उसका विभक्ति चिन्ह क्या है, काके की, रा, रे, री। तो ये नोट डाउन कीजिए फटाफट, और देखिए नोट डाउन साथ साथ किया कीजिए। मैं आपको हर बार कहती हूँ कि नोट डाउन जरूर करना है। तो परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, क्योंकि संबंध बता रहा है। तो जैसे रोहन का घर, आयुष की पुस्तक, नेहा की साइकिल, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, व्यक्तियों और वस्तुओं में संबंध बता रहा है। तो देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध का पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से, उदाहरण से इसको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा ये व्यक्तियों और वस्तुओं में संबंध बताता है। यह आयुष का विद्यालय है, यह आयुष का विद्यालय है, ठीक है। यह नेहा का घर है, यह नेहा का घर है। वह पुलिस की गाड़ी है, वह पुलिस की गाड़ी है, ठीक है। तो ये सब क्या हुआ, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने परिभाषा बताई थी बिल्कुल उसी तरह का एग्जाम्पल है। आयुष का विद्यालय, आयुष का विद्यालय। तो हमने कहा कि ये वस्तुओं और व्यक्तियों में संबंध बताता है, ठीक है। आयुष का विद्यालय दोनों ही संज्ञा शब्द है, और आयुष जो है वो व्यक्ति है और विद्यालय जो है वो एक तरह से आपका नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ पर बताया गया। आयुष का विद्यालय, नेहा का घर, तो नेहा और नेहा के घर के बीच में क्या है, संबंध है। पुलिस और उसकी गाड़ी का संबंध है, पुलिस की गाड़ी, ठीक है, पुलिस की गाड़ी है, यह पुलिस की गाड़ी है। तो का, के, की, रा, रे, री, ये सारे क्या है, आपके संबंध कारक के परसर्ग है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले अभी हम यहाँ पर केवल का, के, की को पढ़ेंगे। आगे रा, रे, री, मा, मे, मी जब आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तब आप पढ़ोगे। और सबसे पहले नोट डाउन जरूर करेंगे, बिल्कुल। जो नोट डाउन नहीं करेगा मैं उसको क्लास में खड़ा करके उससे पूछूंगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको करनी है पहचान। तो देखिए संबंध कारक, संबंध कारक की पहचान, संबंध कारक की पहचान कैसे पहचानेंगे। अगर ये वाक्य लिखे हैं तो आप कैसे कहेंगे कि ये संबंध कारक है। तो देखिए संबंध कारक की पहचान आप कैसे करेंगे। संबंध कारक की पहचान करने के लिए संबंध कारक को, संबंध कारक को पहचानने
के लिए संबंध कारक को पहचानने के लिए दो संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ किसकी किसका और किसके किसकी किसका और किसके लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संबंध कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। तो इस तरह से आप संबंध कारक की पहचान कर सकते हैं। नोट डाउन जरूर करेंगे। संबंध कारक की पहचान भी हमने कर ली। देखिए, संबंध कारक को पहचानने के लिए हमने कहा कि दो संज्ञाओं या सर्वनाम के साथ किसकी, किसका और किसके लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं। उसे हम संबंध कारक कहते हैं। चलिए, क्लियर हुआ ये संबंध कारक। तो अब यहाँ पर जो वाक्य मैंने आपको दिए हैं, आयुष का विद्यालय और नेहा का घर और पुलिस की गाड़ी, तो इन सभी में आयुष का विद्यालय से, नेहा का उसके घर से, पुलिस का उनकी गाड़ी से संबंध दर्शाया गया है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। नंबर 7 है अधिकरण कारक। नंबर 7 है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होते हैं? अधिकरण कारक में परसर्ग क्या होता है ये तो आप सभी ने नोट डाउन किया है, फिर भी हम यहाँ पर लिखेंगे। परसर्ग होता है मैं और पर। मैं और पर, ये आपके परसर्ग होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सबसे पहले क्या होता है अधिकरण कारक ये हम जान लेते हैं और उसके बाद हम एग्जाम्पल से इसको भी समझेंगे। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के नोट डाउन साथ के साथ कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी ऐसी चीज है जो समझ में ना आ रही हो तो आप बता सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि मैम दोबारा बता दीजिए। ठीक है ना? ऐसे नहीं सोचना है कि मुझे नहीं आ रहा है तो मैं क्यों पूछूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है कि हम यहाँ से बहुत पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को अच्छे से पढ़ाते हैं और सामने वाले बच्चे से जब प्रश्न किया जाता है तो उसको यही नहीं पता होता कि हम आखिर पढ़ क्या रहे। तो आप घर से आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, विद्यालय आए हैं, तो जरूर आप कुछ न कुछ सीख कर जाइए। अगर आपकी 40-45 मिनट की क्लास होती है तो एटलीस्ट 10-15 मिनट आप बिल्कुल इस तरह से सुनिए, इस तरह से समझिए कि आपको कम से कम 15 मिनट का, 20 मिनट का तो दिमाग में आपके बैठ जाए। तो इस तरह से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया पर, क्रिया के आश्रय, क्रिया के आश्रय
या आधार का ज्ञान हो या बोध हो, ठीक है, का ज्ञान हो या बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। तो परिभाषा हमने लिख ली यहाँ पर कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आश्रय या आधार। अब ये आश्रय या आधार क्या होता है? यानी कि काम करने का आश्रय क्या है, काम करने का स्थान क्या है, काम करने का आधार क्या है, ठीक है। तो ये आपका अधिकरण कारक कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके उदाहरण। चलिए उदाहरण देखिए। शेर जंगल में रहता है। शेर जंगल में रहता है। तोता पेड़ पर बैठा है। तोता पेड़ पर बैठा है। बच्चे कक्षा में बैठे हैं। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल हमने लिखे? शेर जंगल में रहता है, तोता पेड़ पर बैठा है, बच्चे कक्षा में बैठे हैं। तो हमने यहाँ पर क्रिया के आधार को बताया है कि शेर कहाँ रहता है? जंगल में। तो इसीलिए हमने इसके जो प्रसर्ग बताए थे वो बताए थे मैं और पर। तोता पेड़ पर बैठा है, बच्चे कक्षा में बैठे हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें आज पढ़ी और जिन बच्चों ने नोट डाउन किया है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं किया है, अगर उन्होंने समझा है, कुछ सीखा है, तो उसको घर पर जाकर जरूर लिखे और बाकी बच्चों से जरूर सीख ले, उनसे जरूर जान ले और उनसे जरूर पूछ ले। क्योंकि ये जो आपके कारक है, अभी आप क्लास 6 में है, ये क्लास 10, 12 तक भी आपके काम आएंगे। आगे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तब भी ये काम आएंगे। और आप समास या हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर आपको कारक चिन्ह बहुत ही ज्यादा जो है महत्वपूर्ण होते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो देखिए अभी तक हम अधिकरण कारक तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और केवल हमारा एक कारक यहाँ पर शेष है, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। और साथ ही आपके इस पूरे टॉपिक से जुड़े जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं उनको हम कल नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल प्रिपेयर होकर आइए, बिल्कुल रेडी होकर आइए। जितना कुछ भी अभी तक पढ़ाया है उसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़कर आएंगे। और कोई भी डाउट होता है, ऐसा नहीं कि मैम ने पूछने के लिए कहा है तो हम माइक ही नहीं पकड़ेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे, हम आंसर ही नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। आप घर पर जाइए, पढ़िए, कोई भी डाउट पता चलता है अभी तक का इस पूरे टॉपिक में कोई भी ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आया है तो उसको आप जरूर यहाँ पर पूछ लीजिए। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जैसे कि मैं आपको कहती हूँ हर बार के साथ नोट डाउन करना है। और आज का जो हमारा समय है, ये हमारा सेशन है, वो यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।